नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। आज की खबर में आपको बताएंगे देश और दुनिया की हर अहम खबर, राज्यवार समाचार और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों के साथ। संसद के दोनों सदनों में गतिरोध बरकरार। कार्यवाही बाधित करने वाले राज्यसभा के 19 सांसदों का मौजूदा सप्ताह के लिए सदन से निलंबन। लोकसभा से कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक को मंजूरी। नेशनल हेराल्ड से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोनिया गांधी से दूसरे दौर की पूछताछ। प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुई कांग्रेस अध्यक्ष। कांग्रेस नेताओं का विरोध प्रदर्शन। 5G स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी प्रक्रिया आज से शुरू। 4.3 लाख करोड़ रुपए के 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की बोली। 4 निजी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियां दौड़ में शामिल। कारगिल युद्ध में भारत की विजय की वर्षगांठ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शहीदों को किया नमन। रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर दी श्रद्धांजलि। और श्रीलंका की स्थिरता और आर्थिक सुधार का भारत ने दोहराया समर्थन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को दी बधाई। श्रीलंकाई संसद की बैठक कल। अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने के बाद दोनों के बीच ये पहली मुलाकात है। प्रधानमंत्री ने संसद में सरकार की रणनीति पर चर्चा करने के लिए शीर्ष मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में रक्षा मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों से घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सभी पर्यटन स्थलों का पता लगाने का आह्वान किया है। उपराष्ट्रपति नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान के प्रतिभागियों से बातचीत कर रहे थे। उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने दिल्ली नगर निगम के 6 अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया है। इन पर भ्रष्टाचार और पद का दुरुपयोग करने का आरोप है। गुजरात के बोटाद जिले में कथित रूप से जहरीली शराब के सेवन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। हत्या और अन्य अपराधों के आरोप में 14 लोगों के खिलाफ 3 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट की याचिका पर निर्वाचन आयोग की कार्यवाही के खिलाफ दाखिल की गई उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर 1 अगस्त को सुनवाई करेगा। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 14,830 नए मामले सामने आए हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,47,512 हो गई। कोविड से उबरने की दर 98.47% है। भारत ने पीओके से होकर गुजर रहे सीपीईसी परियोजनाओं में अन्य देशों को जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के चीन और पाकिस्तान के प्रयासों की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस प्रकार की गतिविधियां अवैध, अनुचित और अस्वीकार्य हैं। ओलंपियन नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव आने के कारण राष्ट्रमंडल खेलों से हट गए हैं। दिल्ली सहित देश के कई भागों में 13 दिनों से चल रही कांवड़ यात्रा आज पूरी हो गई। 2 वर्ष के अंतराल के बाद हुई यात्रा में करीब 4 करोड़ कांवड़िए शामिल हुए। अब खबरें विस्तार से। राज्यसभा की कार्यवाही में बाधा डालने और व्यवधान उत्पन्न करने के लिए टीएमसी के 7 और डीएमके के 6 सदस्यों समेत विभिन्न विपक्षी दलों के कुल 19 सदस्यों को इस सप्ताह की शेष बैठकों के लिए निलंबित कर दिया गया है। 18 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र के पहले दिन से ही तमाम विपक्षी दल महंगाई और कुछ वस्तुओं पर जीएसटी के खिलाफ सदन की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं। उपसभापति हरिवंश ने अवरोध कर रहे विपक्षी सदस्यों से बार बार अनुरोध किया कि वे अपने अपने स्थान पर लौट जाएं और सदन की कार्यवाही में बाधा न उत्पन्न करें। गतिरोध न थमता देख और विपक्षी सदस्यों पर कोई असर न होता देख संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने सदन और आसन की गरिमा के प्रति असम्मान दिखाने वाले सदस्यों को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया।
is showing utter disregard to the House and the authority of the chair, and having been named by the chair, resolved that the above mentioned members be suspended from the service of the council for the remainder of the current week under Rule 256. आसन की ओर से निलंबित सदस्यों को सदन से बाहर निकल जाने का अनुरोध किया गया, लेकिन सभी निलंबित सदस्य सदन में ही रहे। इसकी वजह से सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई और आखिरकार दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। Suspended from the service of the council for the remainder of the current week under Rule. So I request again to withdraw from the house and let the house function normally. The house stands adjourned to meet at 11 hours on Wednesday, the 27th July 2022. इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता। अमरेंद्र, सदन में आज जो कुछ भी हुआ उस पर विस्तार से जानकारी दें। सालनी 18 जुलाई से प्रारंभ हुए जो संसद का मानसून सत्र है उसमें 26 दिनों की अवधि में 18 बैठकें होनी थी और आज मानसून सत्र का 7वां दिन था। लेकिन जिस तरह की तस्वीर जनता को देखना चाहती है, जनता सदन में कामकाज को लेकर, उनसे जुड़े मुद्दों को लेकर, वो तस्वीर आज इन 7 दिनों में किसी भी सदन से दिखाई नहीं दी। अगर बात करें हम राज्यसभा की, तो आज राज्यसभा में जिस तरह से हंगामा हो रहा है उसको लेकर जो एक कार्रवाई हुई है, किसे बड़ी कार्रवाई भी माना जा सकता है। आज राज्यसभा में महंगाई के मुद्दे पर और वेल में आने को लेकर राज्यसभा से 19 माननीय सांसद का निलंबन किया गया। इस निलंबन के पीछे जो वजह है वो लगातार सभापति के कहने के बाद भी जो सदस्य हैं वो वेल में आकर हंगामा कर रहे थे और तालियां बजा रहे थे। इस पर सभापति ने कई बार, उपसभापति और सभापति ने कई बार यह प्रयास किया उनको समझाने का, वेल में जाकर बैठने का, लेकिन वो नहीं माने, जिसके बाद नियम 256 के तहत इन 19 सांसदों का निलंबन किया गया। मैं आपको बता दूं कि सालनी नियम 256 के तहत जो राज्यसभा में जो माननीय सदस्य हैं, अगर वो सदन की मर्यादा का ख्याल नहीं रखते हैं और कामकाज में, जो राज्यसभा के कामकाज में बाधा डालते हैं, तो ऐसे सदस्यों का निलंबन करने का अधिकार सभापति या आसन पर बैठे उप सभापति को होता है। तो उसी के तहत उन्होंने बार बार समझाया सांसदों को कि आप अपनी सीट पर बैठिए और कामकाज करने दीजिए, लेकिन वो बेल पे हंगामा करते करते बार बार उन्होंने वादित किया और उनको 19 सदस्यों को आज निलंबन किया गया। जी अमरेंद्र, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। जीएसटी और महंगाई जैसे विषयों पर कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों के अवरोध के कारण आज भी लोकसभा की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। सुबह 11 बजे निचले सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा सदस्यों ने कारगिल विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ पर देश के वीर सपूतों को नमन किया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। सदन में व्यवस्था बनती नहीं देखकर लोकसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही 11:45 तक के लिए स्थगित कर दी। दोबारा बैठक शुरू हुई तो पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने प्रश्नकाल पूरा कराया। शून्यकाल शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का गतिरोध तेज होने पर पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी। लोकसभा ने कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 को चर्चा के बाद आज पारित कर दिया। सदन में विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने विधेयक पर बहस का जवाब दिया। चर्चा के दौरान सदन में कांग्रेस और डीएमके के सदस्य उपस्थित नहीं थे। विधेयक पर चर्चा पर हिस्सा लेते हुए कई दलों के सदस्यों ने कुटुंब अदालतों में 11.4 लाख मामले लंबित होने पर चिंता व्यक्त की और इनके तीव्र निपटारे की जरूरत बताई। सदस्यों ने अदालतों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने की भी जरूरत बताई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जल्द ही सरकार कुटुंब अदालतों के विषय की समीक्षा करने वाली है। इस सम्मेलन में परिवार अदालतों से जुड़े विषय रखे जाएंगे। उन्होंने राज्यों से हर जिले में परिवार अदालतें बनाने का आग्रह किया। Because of the fight between the parents or the adults, the small children suffer. This is a very sensitive, very emotive issue, and I promise you that I will definitely take up this matter and I will consult with all the stakeholders. And we must do something that children should not suffer because of the conduct of the adults.
सरकार ने फिर दोहराया है कि वो महंगाई के मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कोविड से स्वस्थ होने के बाद इस पर चर्चा कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार के पास इस मुद्दे पर छिपाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने दोनों सदनों की कार्यवाही में बाधा डालने पर विपक्ष की आलोचना भी की। एक दिन में निर्मला जी आ रही है और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट शी विल कम विद इन ए डे और टू एंड आफ्टर दैट वी विल हैव डिस्कशन। वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम एंड आई एम एश्योरिंग कैटेगोरिकली देयर विल बी डिस्कशन ऑन प्राइस राइज एज पर देयर डिमांड। वी हैव नथिंग टू हाइड एंड द मेनी एक्शन। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड से जुड़े कथित धन शोधन मामले में दूसरे दौर की पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुई। सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ करीब 11 बजे मध्य दिल्ली में एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर विद्युत लेन में स्थित संघीय एजेंसी के कार्यालय पहुंची। सोनिया गांधी ने पहली बार 21 जुलाई को मामले में 2 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई थी। तब उन्होंने एजेंसी के 28 सवालों के जवाब दिए थे। कांग्रेस ने अपने शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की निंदा की है और इसे राजनीतिक प्रतिशोध वाला कदम करार दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं और सांसदों ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े धन शोधन के मामले में सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ के खिलाफ आज प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। 5G स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी प्रक्रिया आज से शुरू हो गई, जिसमें 4.3 लाख करोड़ रुपए के 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए बोलियां लगाई जाएंगी। दूरसंचार विभाग को 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से 70,000 करोड़ रुपए से लेकर 1 लाख करोड़ रुपए तक का राजस्व मिलने की उम्मीद है। देश में 5G सेवाएं शुरू होने से अत्यधिक तीव्र गति वाली इंटरनेट सेवाएं देने का रास्ता साफ हो पाएगा। मौजूदा 4G सेवाओं की तुलना में 5G सेवा करीब 10 गुना तेज होगी। स्पेक्ट्रम नीलामी के इस दौर में 5G के लिए मौजूदा दूर संचार सेवा प्रदाताओं रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के अलावा अडानी एंटरप्राइजेस भी बोली लगाने वाले हैं। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देश के तमाम राज्यों से जुड़े महत्वपूर्ण समाचार और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी डालेंगे नजर। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 और 29 जुलाई को अपने गृह राज्य गुजरात और दक्षिण के राज्य तमिलनाडु का दौरा करेंगे और इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मुख्यमंत्री अभी होम आइसोलेशन में हैं और डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को भुवनेश्वर स्थित एम्स में चिकित्सकीय जांच के बाद ओडिशा से कोलकाता लाया गया। उन्हें शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य को कल तलब किया है। देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के प्रबंध निदेशक आशीष कुमार चौहान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्र उर्फ मोनू की जमानत याचिका खारिज कर दी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने महामारी के दौरान लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 64 प्रवासी श्रमिकों के विरुद्ध दर्ज किए गए मामलों को वापस लेने को मंजूरी दे दी है। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से 2100 से अधिक तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था दक्षिण कश्मीर हिमालय में 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ की पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी मुख्यालय में कारगिल विजय दिवस समारोह में शामिल हुए और कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि सरकार सेना के आधुनिकीकरण में जुटी हुई है।
उत्तर प्रदेश सरकार की आज कैबिनेट मीटिंग हुई। इसमें कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। अब उत्तर प्रदेश से एनसीआर में जाने वाली स्कूल वैन, कैब, एम्बुलेंस आदि को अलग से रोड टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ साथ बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूली बच्चों को ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उद्धव ठाकरे सरकार ने अपने अंतिम दिनों के दौरान 400 फैसले लिए और बजटीय आवंटन से 5 गुना ज्यादा कोष आवंटित कर दिया। उनकी सरकार जल्दबाजी में लिए गए फैसलों की समीक्षा कर रही है। गुजरात के अहमदाबाद स्थित अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और पूर्व पुलिस महानिदेशक आर.बी. श्रीकुमार की जमानत अर्जी पर फैसला 28 जुलाई तक के लिए टाल दिया। दोनों पर गुजरात दंगे में फर्जी सबूत तैयार कर निर्दोष लोगों को फंसाने की कोशिश का आरोप है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 28,732 करोड़ रुपए के हथियार खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें स्वार्म ड्रोन, बुलेट प्रूफ जैकेट और कार्बाइन शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पारंपरिक और हाइब्रिड युद्ध के मौजूदा जटिल स्वरूप का मुकाबला करने के लिए 4 लाख क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन खरीदने को स्वीकृति दी गई है। ये कदम भारत में छोटे हथियार निर्माण उद्योग को एक बड़ा प्रोत्साहन प्रदान करने और छोटे हथियारों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगा। सरकार ने नियंत्रण रेखा पर तैनात हमारे सैनिकों की सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए भारतीय मानक BIS 5 स्तर की सुरक्षा के साथ बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए AON प्रदान किया है। ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल से सैन्य अभियानों को मदद मिलेगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज हंसराज कॉलेज के 75वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन करते हुए युवाओं से मातृभाषा अपनाने को कहा। उन्होंने कहा कि शिक्षा राष्ट्रीय विकास की कुंजी है। इसकी सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि लैंगिक भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों से लड़ने में युवाओं को सबसे आगे होना चाहिए। उन्होंने युवाओं से कहा कि अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। We have rich treasure of various languages in our country. So children must be taught because they will be able to understand better, articulate better. Then you can go to other languages, no problem. I have no problem even with English. We should learn English also, first mother tongue. राजस्थान में बीते 24 घंटों में अनेक जगह भारी बारिश हुई और राज्य में सर्वाधिक बारिश भीलवाड़ा में दर्ज की गई। वहीं अचानक भारी बारिश से जोधपुर शहर में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। बीते 24 घंटों में भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, सिरोही, जोधपुर, पाली नागौर और जालौर जिलों में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 28-29 जुलाई से राज्य के कुछ हिस्सों में मॉनसून की गतिविधियों में धीरे धीरे कमी आने की संभावना है। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत स्थापित लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से स्थिरता और आर्थिक सुधार के लिए श्रीलंकाई लोगों के प्रयास का समर्थन करेगा। उन्होंने श्रीलंकाई राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को बधाई संदेश में ये भरोसा दिलाया है। श्रीलंका में नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के पद संभालने के बाद कल संसद का पहला सत्र आहूत किया जाएगा। एक आधिकारिक आदेश में ये जानकारी दी गई है। संसद सत्र के दौरान देश में सामाजिक अशांति को खत्म करने के लिए 1 सप्ताह पहले लागू किए गए आपातकाल को मंजूरी दी जाएगी। रानिल विक्रमसिंघे ने 17 जुलाई को देश में आपातकाल की घोषणा की थी, जब तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे अपनी सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से बचने के लिए श्रीलंका से बाहर चले गए थे। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने कुछ महीनों से सरकार विरोधी प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे 6 प्रदर्शनकारियों के विदेश यात्रा करने पर सोमवार को प्रतिबंध लगा दिया। श्रीलंका के गंभीर आर्थिक संकट से निपटने के सरकार के तौर तरीकों को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। श्रीलंका में ईंधन की कमी के कारण पिछली 4 जुलाई से बंद देश भर के स्कूल कल से फिर से खुल गए हैं।
रूस ने यूक्रेन के काला सागर क्षेत्रों ओडेसा और माइकोलाइव पर हवाई हमले किए, जिससे देश के दक्षिणी तट पर निजी इमारतों और बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। हमले से ओडेसा क्षेत्र में तट पर बसे गांवों में कई निजी इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं और उनमें आग लग गई। वहीं माइकोलाइव क्षेत्र में बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। दक्षिणी क्षेत्र में नए हमलों के कुछ घंटे बाद दक्षिणी खेरसोन क्षेत्र में मॉस्को के एक अधिकारी ने कहा कि ओडेसा और माइकोलाइव क्षेत्रों को जल्द ही रूसी सेना द्वारा मुक्त करा लिया जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे सुदूर पूर्व में खेरसोन क्षेत्र को मुक्त कराया गया था। यूक्रेन में युद्ध के कारण रूस से गैस आपूर्ति में कटौती की आशंका के मद्देनजर यूरोपीय संघ की सरकारें आगामी सर्दी में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सीमित रखने के लिए सहमत हो गईं। यूरोपीय संघ के ऊर्जा मंत्रियों ने अगस्त से मार्च तक गैस की मांग को 15% कम करने के लिए यूरोपीय कानून के एक मसौदे को मंजूरी दी है। नए कानून में गैस की खपत को कम करने के लिए स्वैच्छिक राष्ट्रीय कदम शामिल हैं और यदि वे बचत करने में नाकाम रहते हैं तो 27 सदस्यीय समूह अनिवार्य कदम उठाएगा। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इस कदम का स्वागत किया। देश में आज कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्र युद्ध नायकों को याद कर रहा है और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। कारगिल विजय दिवस के मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने वीर जवानों को नमन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर कारगिल युद्ध में बहादुरी से लड़ने वाले शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। तीनों सेना प्रमुखों, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने भी राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पाकिस्तान के कराची जू में सुनहरे टैबी टाइगर के बच्चे का जन्म हुआ है। ये दुनिया में एक बहुत ही दुर्लभ नस्ल है। दुनिया भर के जंगलों में इनकी संख्या केवल 30% है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इसके वीडियो के साथ। आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।